अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नई माली साल के लिए 18% सेल्स टैक्स नाफिज होने से मुल्क में हर शय मजीद महंगी हो गई है। आटा, चावल, दालों, मसाले, दूध और मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा पोल्ट्री, स्टेशनरी पर भी 18% सेल्स टैक्स का निफाज हो गया है। जबकि तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में भी इजाफा हो गया है। नए माली साल के लिए 18% सेल्स टैक्स नाफिज होने से मुल्क में हर शय मजीद महंगी हो गई। आटा, चावल, दालों, मसाले, दूध और मोबाइल फोन्स, पोल्ट्री, स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स का निफाज हो गया। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में भी इजाफा हो गया। इसी हवाले से बात करेंगे। खुर्रम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, बताएगा कौन कौन सी अशिया हैं जो कि महंगी हुई हैं, किन पर सेल्स टैक्स आयद किया गया है? टैक्सेस में जो है वो इजाफा कर दिया गया। इस वक्त एक दुकान पे मौजूद है जहाँ पर बच्चे जो है वो खरीदारी करने के लिए आए थे। बच्चों से जानते हैं क्या खरीदने के लिए आए थे। बेटा मुझे बताइएगा क्या खरीदने के लिए आप आए थे? हम लोग चॉकलेट्स लेने आए थे, तो हम लोग आए तो हम लोग को पता लगा कि यहाँ पे चॉकलेट्स और दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हैं, तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस चॉकलेट्स और मिल्क के ऊपर लगाया है वो थोड़े कम कर देने चाहिए। बेटा मुझे आप बताइएगा क्या खरीदने के लिए आए? चॉकलेट्स भी यहाँ पर पड़ी है, ये चॉकलेट खरीदने के लिए आए थे आप? महंगा हो गया, ब्लैक महंगी होगी, इसलिए। सर मुझे बताइएगा बच्चे खरीदारी करने के लिए आए हैं, आगे क्या कहना चाहेंगे? जी, हर एक चीज़ पे टैक्स लग रहा है। तकरीबन ये महंगी हुई है। चॉकलेट्स वगैरह, दूध पे भी यानी कि टैक्स लग गए हुए हैं, उनके भी रेट हाई हो गए हैं। और दूसरी तरफ जो सा घी कहते हैं जी हमने कम किया है, उनके भी टोटल इनके रेट जो से हैं बहुत ओवर जा रहे हैं। आटे का रेट नहीं उन्होंने कर दिया। अब दोबारा जिनके मैंने पूछा उनसे वो बता के गए हैं अभी कि भाई रेट आटे का भी जो सा हाई हो गया हुआ है, तो हर एक चीज़ पे टैक्स लगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने बच्चों की भी बात सुनी और दुकानदार से भी हमने बात किया, जिसकी जानिब से यही कहा जा रहा है और शिकवा महंगी की जा रही है। अब वाले से बच्चों की जानिब से जो है वो हुकूमत से जो है वो दरख्वास्त की जा रही है कि बच्चों को खास तौर पर हर जगह महंगाई है। लाहौर में आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक। जरा आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। उमर हयात हमें ज्वाइन करें। उमर, यहाँ पर बताइएगा कौन कौन सी अशिया महंगी की गई हैं, क्या कहना है लोगों का इस पर? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की जानिब से बजट तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन आम आवाम की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि 1 जुलाई यानी आज से फाइनेंस बिल जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है। अवाम पर टैक्सों का बोझ लादा जा चुका है और अब हम ये देख रहे हैं कि अवाम इस वक्त दुहाई देने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी दुहाई सुनने वाला कोई नहीं है। और इस वक्त ये भी हम देख रहे हैं कि फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद अब जो नाफिजुल अमल हो चुका है, तो दूध है, आटा है, चावल है, दालें हैं और दीगर जो अशिया हैं उनके निर्खों को जो है वो पर लग चुके हैं, उनके निर्ख जो है वो बढ़ चुके हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी, क्या हालात होंगे आगे, क्योंकि महंगाई तो अब आवाम की कुव्वत खरीद तो जवाब दे जाएगी। जी बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? सर बिल्कुल शौक हो गए हैं देख के। चीनी, आटा, दालें, चावल और छोड़ के बिस्किट्स पे टैक्स लग गया है। उसके अलावा नॉन फाइलर पे टैक्स लग गया है। दूध का टेट्रा पैक का 75 का पाउच था 95 हो गया है। 1.5 लीटर 380 था 525 हो गया है। लीटर्स वाले दूध के रेट बढ़ गए हैं। तो ये हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हर कंपनी का एक तो टैक्स है ही है सेल टैक्स, उसके अलावा नॉन फाइलर पे भी टैक्स डाल दिया है। और अब देखें कि ये तूफ़ान किस रूप में आता है, क्या अवाम के जो अंदर जो लावा पक रहा है वो कब फटेगा? क्या हुकूमत इस बात का इंतजार कर रही है? क्या हम भी मशरिक़ वस्ता के उमर हयात, आपने इस्लामाबाद महंगाई का अहवाल बताया, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे महंगाई की। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, वफाकी बजट में हर चीज़ पर टैक्सों की भरमार की गई है। शहरियों से इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइए, वफाकी बजट में हर चीज़ पर टैक्स लगा दिए, कितना असर आप लोगों पर हुआ है? महंगाई बढ़ी है मज़ीद? यार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सर जी। सब्ज़ी जब लेता है वो भी महंगा है, दाल वगैरह लेता है वो भी महंगा है सर जी। तो मेरा ये दरख्वास्त है सर जी, थोड़ा गरीब लोग है, थोड़ा से महंगाई कम करे। तो बजट तो वैसे बढ़ गया है, इससे अच्छा ये था चाहिए कम से कम बजट न बढ़ाना चाहिए। गरीब लोगों की लोड कम करे। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में।
और दूसरा बात यह है महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है सर जी। शहरियों का यही कहना है कि वफाक ने बजट में जो टैक्सों की भरमार की है उस पर महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और उनके मनफी असरात जो है वो उस शहरियों पर पड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो बजट में जो टैक्सेस लगाए गए हैं। और अपडेट कर रहे थे पेशावर से, हमने आपको बताया कि लाहौर की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा इस्लामाबाद, पेशावर, तमाम ही जगह पर महंगाई का तूफान है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इरफान आराई, ब्यूरो हेड हैदराबाद से। यहाँ पर बताएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं महंगाई की। जी, हुकूमत की जानिब से रिटेलर्स हों, दूध फरोश हों या दीगर जो सामान अशिया खुर्दोनोश का है उस पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। हम इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हैं। हम शॉपकीपर से जानते हैं कि जो सेल्स टैक्स आयद किया गया है ये कैसे आप लोग रजिस्टर्ड होंगे, क्या होगा, कितनी कीमतें बढ़ेंगी? भाई रजिस्टर तो हम पहले भी हुए हुए हैं और सेल्स टैक्स 18% हर आइटम पे पहले ही लगा हुआ है। अभी नया सेल टैक्स 18% लगा रहे हैं। हमारा पर फिर 3-4% ये सारे आइटमों पे बताते हैं ना, जैसे माचिस तक पे लगा हुआ है सेल टैक्स 18%। तो कंज्यूमर तो पहले ही दे रहा है, वो 18% अब किस मद में देगा? और दुकानदारों को परेशानी होगी, लड़ाई होगी कस्टमरों की और हमारी। अच्छा, यहाँ आप बताइएगा, ये सेल्स टैक्स जो लग रहा है तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ेंगी? ये पूछे क्या नहीं बढ़ेगा, मसाइल पहले बढ़े हुए हैं, ऊपर से सेल्स टैक्स लगा रहे हैं। अब पब्लिक को फैसिलिटी दें, पब्लिक मर रही है गर्मी में, उसको तो सोचें, इतनी प्रॉब्लम में ये उनको बता दें कि जो टैक्स लगा सोचें कि दुनिया में टैक्स लगता है ना, फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, आप क्या देना है तो बहुत देखने में। ताहम जो सेल्स टैक्स लगा है उसके बाद अब रिटेलर ज़रूर परेशान है कि किस तरीके से 2 गुना 3 गुना 2 दफ़ा 3 दफ़ा सेल्स टैक्स की अदायगी कैसे होगी और इसका इंदराज कैसे होगा। बहुत शुक्रिया इरफान आराइन। अवाम की परेशानियां दुगनी होने का वक्त हुआ चाहता है। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे महंगा कर दिया। महंगाई से बेजार अवाम ने हाथ जोड़ लिए। कहा गरीब पहले ही दीवार से लगाया गया था, अब दीवार में चुना जा रहा है। वादा रिलीफ का, इक़दाम तकलीफ का। महंगाई की जल्दी पर फिर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 9 रुपए 56 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। फाइनेंस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमती इक़दाम पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। दिहाड़ियों में शहरियों ने हाथ जोड़कर और कान पकड़कर एहतजाज किया। शिकवा किया कि हुकूमत ने महंगाई खत्म करने का अज़म किया था, मगर इक़्तिदार मिलते ही सब भूल गए और यूँ लगता है जैसे मुल्क IMF को बेच दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हाथ जोड़कर अपील की है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अवाम पर रातों रात जो पेट्रोल बम फेंका गया है उस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। हमें जब भी कम करती है तो 10 रुपए और बढ़ाती है तो 20-30 रुपए बढ़ा देते हैं। ये लोगों को जीने नहीं देंगे, इनके अपने पेट तो भर ही नहीं रहे, हमारे क्या पेट भरेंगे? इनको लोगों का एहसास ही नहीं है, आवाम का एहसास नहीं है। क्या कहेंगे, हुक्मरानों से कहेंगे कि पेट्रोल में जो ये बड़े पैसे बढ़ा रहे हैं इसका एहसास करें। वैसी तनख्वाह नहीं हम लोगों की, सारी आवाम परेशान लगी हुई है। बस यही कहेंगे कि ये 2 रुपए कम करते हैं और 10 रुपए चढ़ा देते हैं, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। अब क्या बोल सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। यार बस क्या करें, महंगाई बहुत हो गई है, लिहाजा जो है ये आवाम के साथ ज्यादती हो रही है। और अब कारोबारी खबरों में आपको बताएंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर खत्म हुआ। 100 इंडेक्स में हफ्ते भर में 366 पॉइंट्स की कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 78,444 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 79,388 रही। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 77,908 रही। और कराची में शदीद गर्मी, हब्स और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर होकर रह गए हैं। बिजली बंदिश के खिलाफ रात गए, जगह जगह पर मुजाहिरे हुए, एहतजाज किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हज़ारों रुपए के बिलों की अदायगी के बावजूद भी लोड शेडिंग की जा रही है। कि इलेक्ट्रिक की रवायती मनमानी खत्म ना हो सकी, लोड शेडिंग की कहानी। कराची वालों का मुकद्दर सिर्फ परेशानी। कैमाड़ी से कैदाबाद, क्लिफ्टन से बल्दिया टाउन तक
शहर में 8 से 16 घंटे रहती है बिजली बंद। ओल्ड सिटी एरिया, गार्डन वेस्ट, अल्लाहवाला टाउन, कोरंगी, नशर रोड, जहांगीर रोड, याफ्ताबाद, मलीर और दीगर इलाकों में रात 12 बजे से ही बिजली की बंदिश का सिलसिला मामूल बन गया, जबकि दिन में 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों ने रात का एहतजाज किया, नशर रोड पर टायर जलाए और सड़क बंद कर दी। इसके पहुँचने पर मुश्तैद शहरियों ने पत्थर भी मारे, जिससे पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुँचा। पुलिस ने शहरियों पर लाठीचार्ज, शेलिंग और फायरिंग करके सड़क खुलवाई। इलाका मकीनों का कहना है लोड शेडिंग के बावजूद रात में भी बिजली बंद कर दी जाती है। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर, बिजली कम पड़ गई, शॉर्टफॉल 6206 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब 26,500 मेगावाट, जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। तलब और रसद में फ़र्क के बाइस बिजली बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। शहरी इलाकों में 6, दही इलाकों में 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर 14 घंटे बत्ती बंद रहना मामूल बन गया है। उधर पंजाब में अब्र रहमत ने गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसने शहर को डुबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कुर्तुबा चौक में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर बारिश हुई है। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। इसके अलावा कसूर, फैसलाबाद, सियालकोट, कामोंकी, नारोवाल समेत दीगर शहर, यहाँ पर भी बादल जमकर बरसे हैं और महकमा मौसमियात ने आज भी बरसात का सिलसिला रहने की पेशगोई कर दी है। तपती धूप की जगह ठंडी हवा ने ले ली, सूरज को बादलों ने ढांप लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक हो गया। बागों के शहर में सुबह बादल जमकर बरसे, गर्मी के मारों के चेहरे खिल उठे। रंग में भंग बिजली के ब्रेकडाउन ने डाला, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कुर्तुबा चौक, लक्ष्मी चौक, वारिस रोड समेत कई गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वासा मुलाजमीन मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी निकालने में मसरूफ हैं। कसूर, फैसलाबाद, सियालकोट, कामोंकी, नारोवाल, मुरीद के, गुजरात, मरी, डस्का और वजीराबाद में भी बादलों ने उधम मचाया। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया, नदी नाले भर गए, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बरसात और मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नजर PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। अहम मामले की बात करेंगे। मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। असल चीज़ पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। ये रिमार्क सामने आए हैं। इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दिया गया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पेज फाड़ दें, मुझे एक पेज पर नहीं रहना। बैरिस्टर गौहर की जारी करदा पार्टी टिकट्स की कानूनी हैसियत नहीं। सिकंदर मोमन की जानिब से जवाब दिया गया, जबकि हामिद रजा ने PTI का पार्टी टिकट जमा कराया था और इस वक्त बैरिस्टर गौहर रोस्टम पर मौजूद हैं। दलाइल का सिलसिला जारी, आपको दिखाते हैं। नहीं, दो लिखे थे ना, दो एक हमने। हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन, वन नॉमिनेशन पेपर, तो दो का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, दो एक कैंडिडेट जो है 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। वो सेक्शन 60 देख। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा। यस योर ऑनर, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते प्रपोजर सेकेंडर। नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? योर ऑनर, दे सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आई तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, आप तो 4 सेम प्राइस। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता। योर ऑनर, मैं अर्ज करता हूँ। एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट। मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा PTI, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट। सलमान राजा फाइल करेगा, PTI भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा। मुझे टिकट मिल जाएगा, तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से सौदे हुआ। कवरिंग कैंडिडेट तो पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा। 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हो। योराना, आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ। ठीक है, बात जो कर रहे हैं योराना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं, एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात, इसलिए हमने 2 दिए। ये बात में फिर आपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर PTI किया तो लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ ऐसा होता है। आप सिर्फ इसमें देख लें, जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना PTI लिखा। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें, अभी अगला कौन है, रह कौन गया? We'll explain. Who is next?
Does anyone want to argue? ये खत्म. Lordship will be adopting the arguments. Who are you for? Will representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual. Respondent number 9 in civil appeal 334. 334. You adopt. Well, I adopt. Which sides are arguments? Well, at the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and. अच्छा. ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया. ठीक है. Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq at Naik Lordship has to argue, but unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respondent number? Respondent number 3. अगर आज केस खत्म नहीं होता तो फिर उनको सुन लेंगे. और अगर सुन तो लीजिए ना, बीच में ना इंटरप्ट क्या करें. ये आजकल बड़ी खराब आदत हो गई है सबकी. और अगर आज कंक्लूड हो गया फिर सॉरी बैड लक. अगर आपका पार है आप कर सकते हैं जी. एडॉप्शन की बात आप बस बात खत्म हो गई, समझ लिया, या मजीद उसकी भी अब तफसील बताना है आपको. जी कामरान सर. ऑन बिहाफ ऑफ JUI सर, हम अडॉप्ट कर रहे हैं द आर्गुमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया. मेक अ स्टेटमेंट. ऐसा है कि हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग में, हमें बुलवाया गया था, बाकी लोग स्टेप इन हुए थे. आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन जोर से बोल रहे. कुछ आपकी वो कुछ टीवी में कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं. आप मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है. आपको बताएं कि MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू. सिंध में कोटा सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया. कहा कि इस निज़ाम ने तालीम और रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए. शरह ख्वानदगी में सिंध खैबर पख्तूनख्वा से भी पीछे रह गया है. नौकरियां जो गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जिस तरीके से बांटी जा रही थी, जो जरिया तकसीम था, जो पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत, उर्फत, सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया. एक अदालती कमीशन बनाए और देखें जो 40% कोटा था कराची हैदराबाद से करता था, उसमें नवाब शाह और मीर बुखार शामिल नहीं थे. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को रेंटल लीडरशिप करार देकर दे दिया. बोले इस वक्त पार्टी के पास सियासी हिकमत अमली नहीं, बाहर बैठे कुछ लोग फौज और अवाम में लड़ाई चाहते हैं. बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में सवाल उठाया कि रऊफ हसन और हामिद खान पर इतनी मेहरबानी क्यों, हम पर तशद्दुद हो रहा था और हामिद खान ऑस्ट्रेलिया में क्यों बैठे थे. ग्रैंड डायलॉग होगा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो. PTI का वोटर फौज के साथ खड़ा है. हामिद तो ऑस्ट्रेलिया में अपने फार्म हाउस के ऊपर रह रहे थे जब हमारे ऊपर छापे पड़ रहे थे, जब हम लोगों पे तशद्दुद और बर्बरियत हो रही थी और हो रही है. तो उस वक्त हामिद खान साहब तो ऑस्ट्रेलिया में थे. आई डोंट नो फ्रेंकली कि रऊफ हसन साहब हैं या हामिद खान साहब हैं, उनके ऊपर इस तरह की मेहरबानी क्यों है कि उनको सियासत की भी इजाज़त है, उनको बयानात की भी इजाज़त है. ये नहीं चाहते कि कोई कद वाला बंदे लोग जो हैं वो दोबारा PTI में आ जाए ताकि इनकी दुकान चलती रहे. ये तो सारी रेंटल लीडरशिप है ना. पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं. वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम की आपस में लड़ाई होनी चाहिए. कभी भी हमने फौज और अवाम को एक दूसरे के सामने नहीं आने देना. पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है. पहली बात तो यह है कि मैं ये कह रहा हूँ ये ग्रैंड डायलॉग ही होगा और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट को उसमें शामिल होना पड़ेगा. सारा PTI का वोटर जो है वो फौज के साथ भी खड़ा है. और अब बात करेंगे गाजा की, जहां इस्राइली बमबारी में 45 फलस्तीनी शहीद हो गए. 18 इस्राइली फौजी हमास के हमलों में जख्मी हो गए. इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया. गजा में इसराइली जंग को 269 रोज मुकम्मल. गजा शहर के इलाके शुजाइया का इसराइली फौज ने मुहासरा कर लिया. टैंकों की पेशकदमी, फलस्तीनी शहरी फंस कर रह गए. इसराइल के रफा और खान यूनुस पर हमलों में भी हलाकतों का खदशा है. फलस्तीनी मुजाहमतकारों की इसराइली फौज से शदीद झड़पें जारी हैं. जोलान की पहाड़ियों पर ड्रोन हमला, 18 इसराइली फौजी जख्मी. इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी. गजा में जारी जंग से शहादतों की मजमूई तादाद 37,877 हो गई, जबकि 86,969
ज्यादातर जख्मी हैं। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ हजारों अफराद ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगा दी और नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर आजम को यरगमालियों की रिहाई में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। और अभी खबर यह है कि फ्रांस में छोटे सेस्ना तैयारे के हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। वाकया पेरिस में पेश आया जहां सेस्ना 172 तैयारा उड़ान भरते ही हाई वोल्टेज तैयारों से टकरा गया, मोटरवे पर जा गिरा। हादसे में मरे 2 मर्द 1 खातून शामिल हैं, जबकि पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। रनर अप जनूबी अफ्रीका का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के 3 जबकि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी शामिल है। रोहित शर्मा को टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान मुकर्रर किया गया है। और बचपन के किरदार उम्र अयार ने फिल्म का रूप धार लिया है। सस्पेंस, थ्रिलर और जादुई एक्शन से भरपूर पाकिस्तानी पहली साइंस फिक्शन फिल्म उम्र अयार आते ही बड़े पर्दे पर छा गई है। साइंस फिक्शन फिल्म में शामिल तमाम स्पेशल इफेक्ट्स पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं, जबकि फिल्म को पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म करार दिया जा रहा है। को बड़े मतलब देख के हम बड़े हुए थे। मैं खुद पर्सनली वो कॉमिक्स पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, वो कार्टून्स देख के बड़ा हुआ हूँ। और तो जब फाइनली पूरी डिटेल पता चली एंड ऑल दैट, तो मैंने कहा भाई जो मर्जी हो जाए ना, बस आप लोग मुझे ऑन बोर्ड करें, डन करें, फाइनल करें। इस पे काम हुआ हुआ है, इस मूवी पे जितना टाइम लगा है, जितनी मेहनत लगी है और जिस प्यार से ये बनाई गई है, तो यू कैन ईजिली से कि हमने उस ऑन पार विद हॉलीवुड हमने प्रोडक्ट निकाला है। और जहाँ तक कास्ट की बात है तो ऑनेस्टली बिकॉज ये मेरा टेक्निकली दिस इज माई डेब्यू प्रोजेक्ट, तो मेरे लिए एक जिसे कह लेना एक्टिंग का मास्टर क्लास मेरे सामने लाइक बेस्ट द बेस्ट एक्टर्स है। तुर्किया में पाकिस्तानी पकवान की महक ने तुर्क शहरियों को दीवाना बना दिया। पाकिस्तानी बासमती चावल से बनी बिरयानी, पुलाव और दीगर खानों ने धूम मचा दी। तुर्किया से अनकरा फेस्टिवल से मुतालिक बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सगीरा में। अंकारा में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब, पाकिस्तानी खानों ने धूम मचा दी। शुरा ने पाकिस्तानी चावल को खूब सराहा। मेले में पकवान पाकिस्तानी शेफ और तुर्क शेफ ने मिलकर तैयार किए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।